आज हम कुछ बेसिक्स जो हैं उसकी डिस्कशन करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम फिर जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। बिकॉज आप में से कुछ लोगों को बेसिक्स वगैरह में प्रॉब्लम थी, उनका आइडिया वगैरह नहीं था, तो हम ज़रा बेसिक्स की डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रिकॉल करने वाली हैं और यही चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जब हम मूव करेंगे आर्मन का एरिया स्टार्ट करेंगे, आप उसमें इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लेके जा सकते हैं और वो इजीली जो है वो मैनेज भी हो जाएंगे आपसे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो हम जो है अभी क्या करेंगे, हम बेसिक्स जो हैं थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं, क्या है क्या नहीं है कैसे नहीं है, उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमने क्या बनानी है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनानी होती है। बिकॉज हमारे पास वेरियस बिजनेसेस हैं, लाइक सोल प्रोपराइटर होता है, कंपनी होती है, पार्टनरशिप वगैरह होती है। तो हर बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो भी कारोबार है, जो उसके स्टॉक स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट हैं। और हर बिजनेस को अपने स्टेक होल्डर साथ क्या करनी है, अपने उसको स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो रखनी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश करनी होती है। अब किसी भी बिजनेस के बाद जो स्टेक होल्डर हैं जिनका इंटरेस्ट होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखें, गवर्नमेंट का बीच में इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉयज़ का बीच में इंटरेस्ट होता है, जिन्होंने लोन दिया होता है, क्रेडिटर्स का बीच में इंटरेस्ट होता है, ओनर्स का बीच में इंटरेस्ट होता है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है। तो मुख्तलिफ यूजर्स हैं, तो जो भी यूजर्स हैं उनका वेरियस किस्म का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो कंपनी ने क्या करना है, इन स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना है और जो जो इनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो जो इनको रेलेवेंट डाटा चाहिए होता है, वो क्या करना है, इनका काम है प्रोवाइड करना। अब वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या हर बंदा इनके पास आए सवाल लेके तो फिर ये उसे बताएंगे? द आंसर इज नो, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये अपने यूजर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ये बता रही होती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि हमने बताना है कि हमारे कंपनी ने क्या किया है। अब इसमें हम 5 तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं, मतलब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र आएगा तो उसमें 5 तरह की चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी। एक हमारे पास आएंगी जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें बेसिकली हम क्या बनाते हैं, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कंपनी का वो बनाते हैं। हम बताते हैं कि जी हमारी सेल्स इतनी हुई है, हमारी कॉस्ट इतनी चार्ज हुई है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, हमारा नेट प्रॉफिट इतना था। एक स्टेटमेंट हम ये बनाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हमारी SOFP। ये हमारी होती है बैलेंस शीट। इसमें हम बेसिकली बताते हैं कि हमारी कंपनी के एसेट्स इतने हैं, हमारी कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी हैं, उसके बारे में हम बता रहे होते हैं। ये जो दो स्टेटमेंट है ना, मैं आपको अगर FR1 के पर्सपेक्टिव पे बात करूं, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये PRC 4 में जब आप ITA पढ़ के आते हैं वहां पे आपने बनाना सीखी होती हैं कि हम वहां पे इनको बना के देंगे। FR1 के लेवल में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करने हैं, हमने इनके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो बनाने होते हैं। जब उनकी बारी आएगी तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो R1 के लेवल के ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है, वो कौन कौन सी होती हैं, वो हमारे पास आती हैं जिसमें हमारे पास आएगी जी एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगी। इसमें हम बेसिकली क्या बताते हैं कि हमारी जो इक्विटी है उसके बारे में बताएंगे, हमारा कितना कैपिटल था, क्या उसकी मूवमेंट वगैरह थी, वो हमने जो है इसको बताना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक बनाए थे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसमें हम एक्चुअल में बताते हैं कि हमारे पास बिजनेस में कैश कितना पड़ा है, उसकी बात होती है। और एंड के ऊपर हम यहाँ पे बना रहे होते हैं, जो साथ होते हैं वो होता है नोट्स टू द अकाउंट, कि हम बताते हैं कि जो हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं इनकी वर्किंग वगैरह क्या थी, कैसे कैलकुलेट हुई है, कैसे चीज़ें, सारा कुछ जो है ये हमने यहाँ पे लेके चलना होता है।
सो ये इन्हें हम इन पांचों को कंसेक्टिवली हम क्या कह रहे होते हैं, हम इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कह रहे होते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये हमने बनाने सीखनी होती हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अपने रेलेवेंट यूजर्स के साथ जो उसको चीज़ें चाहिए वो कम्युनिकेट कर रही है। जैसे अगर गवर्नमेंट का ताल्लुक है प्रॉफिट के साथ तो वो यहाँ पे जाएगी, अगर ओनर्स का ताल्लुक है कि जी कितना कैपिटल है कितना है तो वो कहाँ पे जाएगी, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगी। तो हर एक बंदे को उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाना सीखनी होती है। तो R1 में जब हम बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में ये तीन चीज़ें जो हैं वो सिलेबस का पार्ट है, और वो हमने क्या करनी है, वो हमने FR1 में कैलकुलेट करना सीखनी है, बनाना सीखनी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली होती क्या है, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो एंटिटी सबमिट करेगी, प्रोवाइड करेगी, जिसमें तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जा रही होगी अपने यूजर्स वगैरह को। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है हमारा, जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वो होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा? वो हमारा कहलाता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या कहता है कि ऑनर्स जो हैं, जो मालक हैं, वो अलग हैं, और जो बिजनेस है वो हमारा क्या है, अलग है। हमने जो अकाउंटिंग करनी है, हमने जो रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, वो हमने किसकी करनी है, वो हमने इस बिजनेस की करनी है, हमने इस अकाउंट की करनी है। मालिक की ट्रांजैक्शन का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे, बिकॉज हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी ये बनानी है, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाएंगे, दैट विल बी फॉर द बिजनेस। ये हमने सिर्फ कारोबार के मुतालिक बनानी है। इसमें ओनर की ट्रांजैक्शंस जो हैं, ओनर की जो चीज़ें हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हमारा ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर हम कभी भी कोई चीज़ जो है वो लेकर नहीं चल रहे होते। तो ये चीज़ जो है ये हमारा क्या आता है, ये हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है वो लेके चल रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, कहता है जी डिस्कस वेदर यू वुड कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने बताने हैं कि इसमें से कौन से जो इवेंट्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और कौन से इवेंट्स हैं जो हमारे पास नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब वो है जो हमारे कारोबार के मामलात हैं, बिकॉज हमने जो चीज़ें लेके चलनी है, हमने जो चीज़ें डील करनी है, जो हमने चीज़ें बतानी है, वो सारा हमने बिजनेस के बारे में बताना है, हमने सारा वो कारोबार के बारे में बताना है। तो बिजनेस टर्म्स जो है वो हमने क्या करनी है यहाँ पे डिफाइन करनी है, जो बिजनेस टर्म्स जो है वो हमने क्या करनी है यहाँ पर लेकर चलनी है। अब जैसे अब हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज। अब एक बिजनेसमैन ने एक व्हीकल ली है, गाड़ी ली है अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो ये उसकी जाती ट्रांजैक्शन है, इसको हम बिजनेस में कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कहता है जी उसने कैश ड्रॉ किया था बिजनेस से, मतलब बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया। हाँ, ये बिजनेस से पैसा निकालने वाला अमल जो है ये किसका पार्ट बनेगा, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो है वो डील कर रहा होगा। हम इसे कहाँ लेके चलेंगे, हम इसको अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही शुमार कर रहे होंगे। तो ये चीज़ है इसमें, हमने कहा ठीक है। However, he also uses it for coming to the office। अगर वो गाड़ी का ऑफिस में आने का इस्तेमाल कर भी रहा है तो इसका ताल्लुक कारोबार साथ नहीं। देखें एक चीज जो है हमने यहाँ पे लेके चलनी है, वो क्या है कि हमने जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस का ताल्लुक है, हमने वो देखना है। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है उसको हमने यहाँ पर नहीं डिस्कस करना, हमने उसको यहाँ पर नहीं लेके चलना। तो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है सिर्फ पैसे निकालना, गाड़ी लेना इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर जैसे एबीसी एंड कंपनी हैज पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर। पार्टनर का बिल पे कर दिया तो ये पार्टनर का तो पर्सनल एक्सपेंस है। हाउएवर द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम दैट पार्टनर, पार्टनर से अमाउंट रिकवर हो जाएगी, तो ये ड्राइंग्स कंसीडर होगी, और जब उससे रिकवर होगी हम उसको ले जाएंगे। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लाइंग इन द ऑफिस,
वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जल गए। फर्नीचर वॉज ओन्ड बाय वन ऑफ पार्टनर एंड इट वॉज नॉट इन द यूज ऑफ बिजनेस। एक फर्नीचर था, वो पार्टनर के इस्तेमाल में था और वो बिजनेस के इस्तेमाल में था ही नहीं, वो जल गया। तो इससे बिजनेस का तो लॉस नहीं हुआ ना। अब चूंकि इसमें बिजनेस का कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी कंसीडर नहीं होगी। उसके अलावा द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कहते हैं मालिक को। प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑफिस, ऑफिस का जनरेटर दिया। द जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज, और उसको हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा। प्रीवियसली द जनरेटर वाज लाइंग इन द प्रोपराइटर हाउस। हाँ, अब देखिए रिपेयर करवाने और ऑफिस में इस्तेमाल होना है, तो यस दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय वाज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब है बैड डेट, कहना कि पैसे नहीं मिलने आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, वफात के बाद। तो ये भी हमारी क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चलूँ। कसम से आप लोगों को मुझे कह देते ना, तो मैं आप लोगों को बेसिक्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता। ये बेसिक्स आप लोग वहाँ पे देख लेते और हम टेक्निकली R1 का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करके बैठे होते। बट खैर, अगर एक बच्चे ने भी कह दिया कि हमने बेसिक्स नहीं पढ़ी हुई, हम तो बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आप में से किसने बेसिक्स नहीं पढ़ी हुई? इसको अकाउंटिंग की बिल्कुल ही बेसिक्स की नो हो नहीं थी। अच्छा जी, आगे है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हम किसे कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड हम कहते हैं कि एक वो टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बना रहे होते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम जोन है, मतलब अगर मैंने देखना है कि जी मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो मेरे पास एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जी, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, इस डेट से लेके इस डेट तक। वो जो टाइम जोन है इस डेट से लेके इस डेट तक, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कह रहे होते हैं, या फाइनेंशियल ईयर कह रहे होते हैं, या अकाउंटिंग ईयर कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि जी हम कहते हैं कि यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये 12 महीने का अरसा है। इन 12 महीने के अरसे में हमने बताना है कि जी हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी परचेजेस हुई हैं, प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, एसेट्स हमारे कितने थे, एक्सपेंसेस हमारे कितने थे। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना होता है, वो हमने यहाँ पर बताना होता है। तो जो ये पीरियड है इसे हम क्या कह रहे होते हैं? ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर हो रहा होता है। ये मेरा क्या कहलाता है? ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर हो रहा होता है। तो हम इस पीरियड के लिए सारा कैलकुलेट करते हैं कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, इतने मेरे एसेट्स हैं, सारा कुछ जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होंगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसमें हम बताते हैं कि जी हमारे बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, बिजनेस में इक्विटी क्या लेवल है, लाइबिलिटी कितनी है, ये बताते हैं। इसमें हम बताते हैं कि जी हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, वो बताते हैं। इसमें हम बात करते हैं किसकी? इक्विटी की मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, क्या है। और इसमें हम बात कर रहे होते हैं कैश की मूवमेंट कितनी है, हमारे बिजनेस में कैश कितना पड़ा है,
और यहाँ पे हम देते हैं नोट्स वगैरह कि कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ये तीन जो हैं ये हमारा FAR 1 के सिलेबस का पार्ट होगा, जिसको हम तफसील में डिस्कस करेंगे। और मैंने स्टार्ट आपका वैसे करना यहाँ से था, स्टार्टिंग जो है मैंने R1 की इससे ही करनी थी, पर खैर बेसिक्स में कर लेते हैं, क्या जाता है हमारा। अब है जी हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेन कंसेप्ट है, इतना सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बाकी हम आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी है। हमने पहले देखना है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हम बैलेंस, जिसे हम उर्फे आम में बैलेंस शीट भी कह रहे होते हैं, उसके क्या कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या कुछ शामिल होता है, वो हमने देखना है। तो इसमें तीन एलिमेंट्स होंगे, एसेट्स होंगे, इक्विटी होंगी और लायबिलिटीज होंगी। और यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक बेसिक हमारा एक कंसेप्ट है कि all the assets must be equal to equity plus liabilities। ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, जिसमें जितने टोटल एसेट्स होंगे वो इक्विटी और लाइबिलिटीज के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखनी होती है। अब क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अब एसेट्स में क्या कुछ आता है, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सारे एसेट्स होते हैं हमारे। अब एसेट अकाउंटिंग बेसिक हमारी इक्वेशन क्या है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। जितने हमारे एसेट्स हैं उतनी ही हमारे लायबिलिटीज होंगी। अगर हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें तो ये हमारे पास हो गया एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, कि जो हमारे पास इक्विटी और लायबिलिटीज होंगी उसके बराबर हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। जो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं वो किसके बराबर होंगे, जो मेरे पास इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज हैं उनके बराबर जो है वो क्या होंगे, मेरे टोटल एसेट्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें देखते हैं एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन देखते हैं। अब एसेट्स के बारे में ना आपने ये क्राइटेरिया याद रखना है, एसेट्स क्या होते हैं, ये वो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आपके पास आज के दिन मौजूद हैं, जो आपके पास आज के दिन क्या है, मौजूद हैं। आज के दिन जो है वो आपके पास अवेलेबल है, आपकी है, आपको इनसे बेनिफिट हो रहा है, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस ओन कर रहा है, बिजनेस की ओनरशिप में है, बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, उससे फायदे ले रहा है, या उसको अवेलेबल है या अवेलेबल हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कह रहे होते हैं। अब इन एसेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमने इन एसेट्स को दो ग्रोह में तकसीम किया हुआ है। एक हमारे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स, और दूसरे हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है ये वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट, जिनका फायदा हमारा 12 माह से कम होगा, लेस देन 12 मंथ होगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम करंट एसेट जो है वो कह रहे होते हैं। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म होता है, मतलब इनका बेनिफिट हमें 12 मंथ से ज़्यादा मिलेगा, 12 मंथ से ज़्यादा हासिल हो रहा होगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नॉन करंट एसेट जो है वो कह रहे होते हैं। तो बेसिकली करंट एसेट्स हैं और बेसिकली हमारे पास क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है। अब करंट एसेट्स में जो विद इन ईयर यूज हो जाते हैं, कैश हो गया, बैंक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह हो गए। नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे होते हैं, वो शुमार हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की जब भी हम बात करते हैं, लाइबिलिटीज का मतलब होता है फरीजा। ये हमारा क्या है, ऑब्लिगेशन।
मीन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन शॉर्ट ये उधार है जो हमने क्या करना है, चुकाना है। ये क्या है, हमारा उधार है जो हमने क्या करना है, पे बैक करना है, जो हमने चुकाना है। वो मेरी क्या कहलाती है, वो मेरी यहाँ पर लाइबिलिटीज जो है वो कंसिडर हो रही होती हैं। अब लाइबिलिटीज क्या है, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ये आज के दिन का मौजूदा ऑब्लिगेशन है। मतलब मैंने आज के दिन कोई चीज पे करनी है, कोई रकम देनी है, कोई कर्जा देना है। क्यों? बिकॉज मुझे कुछ बेनिफिट हुआ था, कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स मिला था ड्यू टू पास्ट इवेंट, माजी की वजह से। तो ये मेरा ध्यान कहलाएगा, ये मेरा लाइबिलिटीज जो है वो कंसिडर हो रहा हूँ। ये मेरा क्या कंसिडर होगा, ये मेरा लाइबिलिटीज कंसिडर हो रहा होगा। मतलब अब देखिए, माजी में मैं जाता हूँ, मैं कर्जा लेता हूँ, उसकी वजह से मुझे आज कर्जे की पेमेंट करनी पड़ रही है। माजी में गया, लोन लिया, उससे बेनिफिट्स वगैरह हासिल हुए, अब जो है वो मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है। तो ये मेरे क्या होगा, लाइबिलिटी। मतलब जो बिजनेस ने ऑर्ड किया है, जो बिजनेस का फरीजा है, जो बिजनेस ने पे किया हुआ है, ये हमारी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहला रही होती है। अब लाइबिलिटीज भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज, और दूसरी होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ये हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो कंसिडर हो रही होती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज है और हमारे पास क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है। अब करंट लाइबिलिटीज भी वो हैं कि ये वो ऑब्लिगेशन है जो हमें विद इन 12 मंथ्स, मतलब एक साल एक के अंदर अंदर पे करना है। तो ये मेरे पास क्या होंगी, करंट लाइबिलिटीज होंगी। और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है कि ये लॉन्ग टर्म है, ये मुझे आफ्टर 12 मंथ्स भी पे करनी पड़ेंगी। वो मेरे पास क्या कहलाएंगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज कहला रही होंगी। अब करंट लाइबिलिटीज में सैलरीज पेएबल आ गई, बिल पेएबल हो गया, रेंट पेएबल हो गया, यूटिलिटीज पेएबल वगैरह होगी, ये आता है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये बैंक्स लोन वगैरह जो हैं, जो एक साल के बाद भी पे करने होते हैं, वो हमारे आ रहे होते हैं। तो दीज आर द एसेट एंड दीज आर द लाइबिलिटीज जो हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। अब कहता है जी, सवाल है, कहता है बताएं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, बताना है इसमें से कौन सी चीज एसेट है और कौन सी चीज लाइबिलिटी है। देखें, पहली बात है, वो कहता है कि आपने किसी दूसरे बिजनेस को लोन दिया। मेरा एक बिजनेस है, मैंने दूसरे बिजनेस को लोन दिया हुआ है, मैंने उनसे पैसा वसूल करना है, मेरा राइट है, मैं उन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। ये रिसीवेबल है, तो ये मेरा क्या होगा, एसेट कंसिडर होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक से इजाफी पैसे ले रही है जो मैंने बैंक को बाद में पे करनी है, तो ये लाइबिलिटीज होगा हमारे पास। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स वगैरह ये हमारे पास एसेट्स होते हैं, कंप्यूटर एसेट्स होते हैं। फिर वही ऑफ अ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बोर्ड, इन्वेंट्री का मतलब है कि हमने कोई रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो क्या लिया, खरीदा, उधार पे खरीदा, और हमने क्या करनी है, हमने उसको उस रॉ मटेरियल की पेमेंट जो है वो करनी होती है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास लाइबिलिटी कंसीडर होगा। उसके बाद हमारे पास एक वेयर हाउस है, ठीक है, वेयर हाउस है जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, ये हमारा एसेट होता है। मोटर व्हीकल्स हमारा एसेट है। प्रेमिसेस जो है ये भी हमारा एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स हैं, इन्वेंट्री एसेट्स हैं, पेएबल लाइबिलिटीज है, बैंक कोई ओइंग है, ओइंग टू बैंक है, लाइबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट है। फिर फ्रेंड से लोन लिया बिजनेस यूज के लिए, तो ये भी हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी के सेट में हो रही होगी। फिक्सचर एंड फिटिंग्स एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं हमारे। अब देखिए, कहता जी ये है, हमने क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब बताना एलिमेंट कौन सा है, एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, और क्लासीफाई करके बताना है कि जी ये करंट एसेट्स हैं या करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट है या करंट है, इसके बारे में हमने क्या करना है, इनको बताना है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो ये हमारे क्या हैं, दीज आर आवर एसेट्स। अब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स, इनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होंगे। रिसीवेबल्स हैं, ये भी हमारे एसेट्स हैं, बट ये विद इन अ ईयर हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या होंगे, ये मेरे पास करंट एसेट्स होंगे।
फिर मेरे पास कैश है, ये भी एसेट है, बेचना ये कंज्यूम हो जाता है। ये भी क्या है मेरे पास, करंट एसेट्स है। फिर लोन है, रीपेएबल इन 2 इयर्स टाइम, 1 साल के बाद पे करना है। लोन है, लाइबिलिटी है, और आफ्टर 1 ईयर है, तो ये हमारे पास कहलाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर पेएबल्स हैं, ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन ये किस में आएंगी, ये हमारी करंट लाइबिलिटी में आ रही होगी। डिलीवरी ट्रक्स हैं, एसेट्स हैं, और ये मेरे क्या कंसिडर होंगे, करंट एसेट्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे हैं। गॉट इट। जी जनाब, समझ आई। जहां तक कोई सवाल है तो बताएं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताएं। चलें जी, उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर कैपिटल। ठीक है, कि ओनर ने कितने पैसे लगाए हैं वो किस में आते हैं, वो हमारी इक्विटी का पार्ट जो है वो बन रहे होते हैं। जो ओनर ने लगाए हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारी इक्विटी का पार्ट जो है वो बन रहे होते हैं। अब देखिए, हमारी एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो है एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो वो होगा इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और एसेट माइनस लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, हम हमेशा नेट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। मतलब इक्विटी जो है हमारे बिजनेस की, वो किसके बराबर होती है, वो नेट एसेट्स के मुताबिक होती है। मतलब ये क्या है, कि जो हमने कैपिटल लगाया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो हमने रकम लगाई है, वो सारा कुछ जो है वो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें लेकर चल रहे होते हैं। इक्विटी किसके बराबर होती है, जो हमारे नेट एसेट्स हैं उसके मुताबिक जो है हम लेके चल रहे होते हैं। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो ये हमने जरा देखनी है, जरा मुझे साथ सॉल्व करवाएं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो ये हमारे पास कुछ ब्लैंक्स वगैरह हैं, हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है, हमने इनको देखना है कि जी क्या है, कैसे हैं, और किस तरह से है वो देखते हैं। अब देखिए, एसेट 60,000 के हैं, लाइबिलिटीज 15 की हैं, तो कैपिटल कितना होगा, 45,000 का। बिकॉज कैपिटल इक्विटी कहते हैं, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स होने चाहिए। तो एसेट्स है 80,000 के, कैपिटल है 56,000 का, तो लाइबिलिटीज कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 24,000 की होनी चाहिए। फिर कैपिटल है हमारे पास 58,000 का, लाइबिलिटीज है 18,000 की, तो ये कितने का होना चाहिए, 76,000 के जो है वो हमारे पास टोटल एसेट्स जो हैं वो होने चाहिए। अब एसेट्स हैं हमारे पास 1,20,000 के, लाइबिलिटीज है 27,000 की, तो कैपिटल कितना होगा मेरे पास, 93,000 का। अब ये है 1.5 लाख के एसेट्स हैं, कैपिटल है मेरे पास 97 का, लाइबिलिटीज कितनी होंगी मेरे पास, 53,000 की जो है वो लाइबिलिटीज होंगी मेरे पास। और अगर कैपिटल मेरे पास 95 का है, लाइबिलिटीज मेरे पास 36 की है, तो एसेट्स टोटल कितने बनेंगे जरा बताएं, आप बात जरा बताएं। 131, 131 जो है
वो हमारे पास क्या होगा, टोटल एसेट्स कंसीडर हो रहे हैं। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम वगैरह है तो मुझे बताओ। चलें जी, आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इनकम की और एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इनकम क्या होती है बेसिकली, सिंपल सी बात है कि आपके एसेट्स में इजाफा, लाइबिलिटीज में कमी और इक्विटी में इजाफा, ये हमारी क्या होती है, इनकम कहलाती है। या आपके कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है उसमें अगर कोई इजाफा हो रहा है, उसमें अगर कोई किसी किस्म का इंक्रीज आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इनकम कह रहे होते हैं। इनकम इन शॉर्ट क्या होती है, हमारे पास आमदनी होती है। क्या होती है हमारे पास, आमदनी जो है वो मेरी क्या कहलाती है, वो मेरी इनकम जो है वो कहला रही होती है। हमारी इनकम जो है वो कंसिडर होती है। अब ये इनकम को भी ना हमने दो तरह में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू, और दूसरी होती है हमारे पास अदर इनकम। देखिए, रेवेन्यू में और अदर इनकम में बेसिकली क्या फर्क है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि ये पैसे हमें हासिल हुए हैं हमारे रोजमर्रा के कामों से। मतलब जो हम कारोबार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, हमें जो उसमें से पैसे मिल रहे होते हैं वो रेवेन्यू है। अगर एक दूध दही की दुकान है, वो जो दूध बेच के पैसे कमाएगा वो रेवेन्यू है। जो दही बेच के पैसे कमाएगा वो उसका रेवेन्यू है। हाँ, अलबत्ता अगर उसके पास कोई फ्रिज है, कोई काउंटर है, अगर उसने उसको बेचा, उस पे उसको मुनाफा होगा तो वो रेवेन्यू नहीं होगा, वो अदर इनकम होगी। तो रेवेन्यू में और अदर इनकम में डिफरेंशिएट क्या करना है, तो क्या होगा, रेवेन्यू क्या होता है कि बेसिकली जो चीजें हम बना के बेच रहे हैं, जो चीजें हम क्या कह रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल बिजनेस है, जो हमारा प्रिंसिपल लाइन आइटम है, अगर हम उनसे बेच के पैसे कमा रहे हैं तो वो हमारे रेवेन्यू है। जैसे कॉलेज वालों के लिए फीस जो आ रही है वो उनका रेवेन्यू है। दूध दही दुकान वालों के लिए दूध से पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू है। करियाने वाले के लिए रेवेन्यू है। अगर कॉलेज वाले कोई एसी बेच देते हैं, प्रॉफिट आता है, वो उनकी अदर इनकम है। कहीं डिपॉजिट किया हुआ है, आपको इंटरेस्ट मिल गया है, तो वो क्या होगा, इनका रेवेन्यू कंसीडर नहीं होगा, अदर इनकम जो है वो कंसीडर हो रही होगी। एसेट बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, तो ये सारी क्या होगी, इनकी अदर इनकम जो है वो कंसीडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? फिर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस सिंपल सी बात है, हमारे अखराजात हैं। मतलब एसेट्स में कमी होना, लाइबिलिटीज का बढ़ जाना, या नेट एसेट्स में कमी आना, इक्विटी में कमी आना, इज बेसिकली एक्सपेंसेस। और ये क्या है, जो हम एक्सपेंस वगैरह पे कर रहे हैं, जो ओनर्स वगैरह को दे रहे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह कंसिडर हो रहे होते हैं। अब ये सारा कुछ जो है उसका पार्ट बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा होता है। अब जो दो हम फॉर्मेट्स बना रहे होते हैं, एक होता है हमारे पास फॉर्मेट जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बनता है। अभी फॉर्मेट क्या होता है देखें,
जो मेरे पास रेवेन्यू आता है, मैं यहाँ पे उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूंगा। आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारी सेल्स होती हैं। जितनी भी हमारी सेल्स हुई होती हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो हम इसमें से लेस करवाते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आसान उर्दू में तर्जुमा करें तो जो कीमत खरीद है उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है। फिर जो हमने परचेजेस की होती हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम इसमें से लेस करवाते हैं। तो जो मेरे पास जवाब आता है ये मेरी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स में से जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आएगा। तो ये मेरा क्या कंसिडर होता है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है कंसिडर हो रहा होता है। अब इसके साथ हम ऐड करते हैं अदर इनकम। डिस्पोजल वगैरह हो गया, आपने एसेट्स बेच दी हैं, फर्नीचर वगैरह बेच दी हैं, इंटरेस्ट वगैरह मिल गया, वो अदर इनकम ऐड करते हैं। तो उसमें से हमने जो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं वो लेस करवाते हैं। तो मेरे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आ रहा होता है। इतना प्रॉफिट जो है वो मैंने फॉर द ईयर क्या किया, कैलकुलेट किया। और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, जो बैलेंस शीट होती है, अब बैलेंस शीट का एक प्रिंसिपल वही होता है कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। तो इसमें हम यही बताते हैं कि हमारे एसेट्स कितने हैं, उसका हम ब्रेकअप कैसे गिवन करते हैं। हम बताते हैं जी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, हम उनको अलग लिखते हैं कि ये बिल्डिंग इतने की है, प्लांट इतने का है, मशीनरी इतने की, व्हीकल्स इतने की। फिर हमारे पास करंट एसेट जो है वो लिखते हैं कि इन्वेंट्री इतने की है, ट्रेड रिसीवेबल इतने का है, कैश या बैंक बैलेंसेस इतने के हैं। तो करंट एसेट्स को और नॉन करंट एसेट्स को हम जब जमा करते हैं तो मेरे पास क्या आते हैं, मेरे पास जो है वो टोटल एसेट आ रहे होते हैं। कि ये मेरे क्या होते हैं, टोटल एसेट्स। और इक्विटी और लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं, पहले हम दिखाते हैं कैपिटल, कि ओपनिंग कैपिटल कितना था वो देखते हैं, कितना एडिशनल कैपिटल ओनर लेके आया वो हम इसमें ऐड करते हैं, प्रॉफिट कितना उसको मिला हम वो भी ऐड करते हैं, कितने पैसे वो बिजनेस से लेके चला गया हम वो लेस करवाते हैं। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आता है कि जी ये क्या है, दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल के बाद हम फिर लाइबिलिटी, मतलब ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये मेरी क्या होती है, ये मेरी बनती है इक्विटी का पार्ट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर बैंक लोन इतना था वो लिखा। फिर करंट लाइबिलिटीज जो विद इन ईयर पे करनी है वो लिखते हैं। तो रिमेंबर, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज का सम जो आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स। तो बैलेंस शीट जो है वो हमारी इसी में क्या हो रही होती है, बन रही होती है। बैलेंस शीट जो है वो हम इस प्रोपोर्शन में, इस पर्सपेक्टिव में क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। गॉट इट। जी जनाब, ये क्लियर है। हमारे पास एफ आर वन में ना सिर्फ हमने इनके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, कि हमने बताना है कि मोटी मोटी चीज़ें कि बैलेंस शीट में क्या जाना है और यहाँ पे क्या जाना है। वो सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर लेकर चलना होता है। अब हमारे पास अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात करें, जिसमें हमें चीज़ों को लेके चलना है, जिसमें हमें चीज़ों को डील करना है, वो है, देखिए हम एसेट लेके आ रहे हैं, एसेट लेके जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा, और तमाम एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो हम लेके चल रहे होते हैं। तो कैसे इनको लेके चलेंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या हमारा मेथड होगा, क्या हमारा तरीकेकार होगा, ये सारा कुछ जो है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम जिस लैंग्वेज में चलेंगे, जिस लैंग्वेज में हम लिखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज कह रहे होते हैं। वो जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी डबल एंट्री कहला रही होती है। इसमें हम देखते हैं कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, किस तरह से हम उसको ऐड बैक करेंगे, ये सारा कुछ जो है हमने देखना होता है। तो इसका बेसिकली ना एक असूल जो है वो याद रखना। देखें, डेबिट हम तब करते हैं जब हमारा बिजनेस में कैश आउटफ्लो हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में कैश आउटफ्लो होगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा डेबिट हो रहा है। मतलब कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में कैश आउटफ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, जिसमें से हमारे बिजनेस में पैसा शामिल होगा, वो हमारा क्या होता है, उसे हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो पैसा जाना इज डेबिट, पैसा आना इज क्रेडिट। ये चीज जो है ये क्या रखनी है, आपने याद रखनी है कि पैसा जब जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, पैसा आएगा, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, हम उसे क्रेडिट जो है वो कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, हमारे पास पांच चीज़ें हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं। देखिए जी, सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल थिंग इज दैट कि अगर बिजनेस में पैसा आए, मतलब ओनर पैसा लेके आए, कैपिटल मजीद बीच में इन्वेस्ट हो, इससे क्या होगा, इससे हमारा कैश बढ़ेगा। अब कैपिटल इंक्रीज होना इज द इंक्रीज इन कैश, कैश इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे हमेशा क्रेडिट तस्वर करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे हमेशा क्रेडिट ही तस्वर जो है वो कर रहे होंगे। अगर कोई बंदा बिजनेस से पैसे लेकर चला गया, पैसे क्या हो गए, कम हो गए, पैसे कम होंगे तो डेबिट होगा। तो जो कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटीज का अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है, इन तीनों का मेथड एक है। अकाउंट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट है। अगर इनमें इनफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, इसका मतलब क्रेडिट। अगर उसमें से कोई डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो है, तो वो क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। और इसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक्सपेंसेस हैं और एसेट है। अब देखें, अगर एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने का मतलब है कैश जाना। एक्सपेंसेस इंक्रीज, डेबिट, डेबिट इन नेचर है। एसेट इंक्रीज, डेबिट इन नेचर है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके बदले में ना आपने ये असूल जो है ये याद रखने हैं कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम इंक्रीज होगी, क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिट करेंगे। एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। अगर कैपिटल डिक्रीज होगा, डेबिट। इनकम डिक्रीज होगी, डेबिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट। एसेट डिक्रीज होगा, क्रेडिट। और एक्सपेंस डिक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे। तो ये डबल नेचर याद रखनी है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारी यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम है। अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट हो रही होगी। अगर दूसरी चीज जो है वो क्रेडिट होगी तो पहले वाली चीज जो है वो क्या हो रही होगी, डेबिट हो रही होगी। इज दैट क्लियर? तो ये तवीज जो है आपने याद रख लेना है। ये टेबल आप लोगों ने नहीं भूलना। अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं पढ़ी हुई तो बस आपने ये टेबल याद रखना है, इस टेबल को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। सिंपल सी बात है, टेबल बता रहा है कि एसेट्स इंक्रीज हों, एक्सपेंसेस इंक्रीज हों, ड्राइंग्स इंक्रीज हों, डेबिट होंगी। एसेट्स डिक्रीज हों, ड्राइंग्स डिक्रीज हों,
एक्सपेंसेस डिक्रीज हो क्रेडिट होंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो, इनकम इंक्रीज हो, कैपिटल इंक्रीज हो क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा। तो ये रूल जो है वो क्या रखने हैं, आपने याद रखने हैं। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, जरा मेरे साथ ये सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं। जरा सॉल्व करेंगे मेरे साथ। चलें जी, जरा बताएं मुझे। इंक्रीज एसेट क्या होता है? डेबिट। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिट। डिक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट, क्रेडिट। डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट, डेबिट। इंक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। उसके बाद डिक्रीज इन एसेट जो है वो हमारा क्या होता है? क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट, क्रेडिट। डिक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा? ये भी डेबिट हो रहा होगा। ओके, इज दैट क्लियर? चलें जी, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो देखनी है। कहता है जी, नज़ीर स्टार्टेड हिज बिजनेस। नज़ीर ने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपये कैपिटल से। हिज कैपिटल अकाउंट विल बी, देखिए कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, और बिजनेस में पैसा आया तो कैश विल बी डेबिटेड, बिकॉज कैश हमारा एसेट होता है। फिर कहता है जी, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने कैश पे क्या लिया? फर्नीचर लिया। फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिट, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, कैश कम हुआ, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये भी हमने देख लिया। उसके बाद है ही परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश कम हो गया, कैश क्या होगा? क्रेडिट। ही पेड रेंट, अब रेंट एक्सपेंस है, रेंट पेड हुआ, डेबिट होगा। कैश हमारा कम हुआ तो ये हमारा क्या होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। क्लियर है ये भी? देखिए जी, कहते हैं जी, इसको देखते हैं कि पास डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमने इनकी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज जो है वो क्या करनी है? पास करनी है। मोहम्मद सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20,000। अब क्या डेबिट हुआ? जैसे कैश आया, अब कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो हमारा कैश जो है वो डेबिट होगा 20,000 से। अब चूंकि ओनर पैसा लेके आया है, ओनर लेके आता है वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा? 20,000 से क्रेडिट हो रहा होगा। ये क्लियर है? जी जनाब। अगला, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखें, गुड्स परचेज किए कैश में, कैश हुआ कम, कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारा कम हो तो क्या होता है? क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैश को कर देंगे 500 से क्रेडिट, और गुड्स लिए हैं तो गुड्स का अकाउंट या परचेजेस का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर ही सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, उसने कैश के ऊपर सामान बेचा, बिजनेस में कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ तो कैश हुआ डेबिट।
सेल्स की है, सेल्स हमारी बड़ी हैं तो रेवेन्यू आया, सेल्स क्या होगी हमारी क्रेडिट होगी। फिर परचेज फर्नीचर ऑन कैश, आपने फर्नीचर जो है वो कैश पे लिया, तो फर्नीचर अकाउंट जो है वो हमारा क्या हुआ, 2000 से डेबिट हो गया। और कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 से क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है जी, ही सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद। अब देखिए सेल हुई है, अब इस तरह की कंपाउंड एंट्री है, सेल हुई है, तो मुझे पता सेल होने का मतलब है कि सेल्स तो मेरी 3000 से क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, वो मैंने कर दी। अब डेबिट क्या हुआ, कैश तो नहीं आया, उधार पे किया, हाँ डेटर बन गया। तो डेटर ही हम जो राशिद का अकाउंट बनाएंगे, और राशिद क्या हो जाएगा, 3000 से डेबिट हो जाएगा। फिर हमने की है पेड सैलरीज ₹500 इन कैश, कैश में पेमेंट हुई है, तो कैश हमारा 500 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब सैलरीज है, सैलरीज हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो रहा होगा, हम उसको डेबिट जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद एज 1000 एज पार्ट पेमेंट, ये इसको यहाँ से कैश मिल गया। अब कैश मिला, कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, 1000 से डेबिट हो जाएगा। और राशिद वहां पे 3000 लिखा था, अब राशिद से 1000 आ गया है, तो राशिद एसेट कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसको कमीशन रिसीव हुई है 1000 रुपए की इन कैश, देखिए कैश जो है वो डेबिट हुआ। अब कमीशन इसकी इनकम है, तो कमीशन जो है वो क्या हो जाएगी, 1000 से क्रेडिट हो रही होगी। ठीक है। एक और देखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हिच वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एन अदर लायबिलिटी। बताएं कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें से एक लायबिलिटी कम हो रही हो और दूसरी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो। तो सिंपल सी बात है, देखिए आप बैंक से अगर लोन लेते हैं और लोन लेके जो आपके क्रेडिटर्स हैं, अगर आप उनको पे कर देते हैं, तो क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी थी वो कम हो गई है, बैंक से लोन लिया तो वो लायबिलिटी क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई है। फिर है जी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एन अदर एसेट, के एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर खरीदते हैं कैश के ऊपर, अब फर्नीचर कैश पे लिया, तो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर तो इंक्रीज हुआ। अब कैश के ऊपर लिया, कैश की पेमेंट हुई है, तो कैश हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड है डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अ लायबिलिटी, एसेट में कमी आना और लायबिलिटी में कमी आना। देखिए लोन लिया था, अगर आप लोन को रीपे कर दें, आप अगर लोन की रीपेमेंट कर दें, तो लायबिलिटी भी कम हो गई, कैश भी कम हो गया, तो ये आ गई। फिर डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, जिसमें सिंपल सी बात है, अगर आप ड्राइंग्स कर लेते हैं, आप बिजनेस से पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो आपका एक तो कैश जो है बिजनेस से वो भी कम होगा, और आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो रही हैं, इससे रिलेट कर रही। क्लियर है। ये एक सवाल रह गया आखिरी, ये सवाल आप लोगों की असाइनमेंट है। और ये सवाल जो है आप लोगों ने खुद करना। ठीक है। आप लोगों को इतनी ही बेसिक्स चाहिए थी, डेबिट क्रेडिट की नॉलेज रिकॉल हो गई है। कल जो है हम अपना FAR 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, क्या है, कैसे है, किस तरह से है, कल हम अब उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन जो है वो कर रहे होंगे। क्लियर है। जी जनाब।
नहीं, इसे खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ये सेंड करने वाली असाइनमेंट है ही नहीं। जी जनाब, क्लियर है ये। कोई मसला वगैरह है तो बताएं। चलें जी, ठीक है जी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। हाफिज।